बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। और आज हरमीत सिंह जो है वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ही इज़ नॉट वेल बेसिकली, और आजकल मौसम भी इस तरह का है कि हर कोई कभी ना कभी मुझे लगता है कि सर्दियों के शुरू में बीमार हो ही जाता है। सो हरमीत पाजी गेट वेल सून। यकीनी तौर पर आपकी ऑडियंस जो है वो आपको मिस करेगी, बिकॉज बहुत सारे चुटकुले जो वो शो के दौरान छोड़ते रहते हैं उससे पब्लिक भी इंजॉय करती है और हम भी इंजॉय करते हैं, तो हम आपको यकीनी तौर पर मिस करेंगे। लेकिन चलती का नाम ज़िंदगी, लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। तो आगे बढ़ेंगे, हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और आपको पता है आज के दिन में हम थोड़ा सा रीकैप करते हैं कल इवनिंग में होने वाली हैपनिंग की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंतखाबात को लेकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, आम पब्लिक और अगर सियासी जमातों की बात की जाए, बड़ी और छोटी तमाम तर सियासी जमातें हर चीज़ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा अदल का जहाँ से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर हम बात करें एजाजुल एहसन साहब की, पाकिस्तान की तारीख में पिछले 8 साल में होने वाले तमाम तर केसेस, बड़े से बड़े और छोटे से छोटा, हम पैनामा से शुरू कर लेते हैं। तो नवाज शरीफ के पैनामा से लेके पंजाब में होने वाले इंतखाबात, मुल्क पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात, ऑडियो लीक्स की अगर बात की जाए, पंजाब में स्पीकर की रूलिंग की बात की जाए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस और सियासी मुतनाज़े केसेस की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनका बड़ा अहम किरदार रहा। लेकिन आज से ठीक 8 माह बाद वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो क्यों इस जस्टिस के निज़ाम से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? ये एक सवालिया निशान है जो कि वो छोड़ कर गए हैं। खैर, इस पर आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे तबसरे जो है वो सुने होंगे, हम भी इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। 15 के बाद से ऑनवर्ड नून लीग को आप देखेंगे कि पंजाब में उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं तेज़ करने की इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई हैं। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। खैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी, बेहतरीन। और क्या चल रहा है? आप लोग जो मॉर्निंग है, वैसे मैं तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन यह कि आप लोगों ने बुलाया तो सो आई चाहिए सुबह सुबह। हाँ, थोड़ा एक्टिव हो गया जी, एक्टिव हो गया और अच्छी बात है। वैसे सर, आप और मुझ समेत आप सारे एक्टिव हुए हैं, क्योंकि अगर साहब की बात की जाए, फील्ड में जाना है, हल्कों में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, हमने ऑन स्क्रीन आके बताना है कि भी सुबह से लेकर शाम तक इंतखाबात की तैयारियां कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही हैं। 15 से ऑनवर्ड जो नून लीग है उनको बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन बड़ी पहले शुरू कर दी थी, उनका होमवर्क स्ट्रॉन्ग है या नून लीग का? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप बात करें तो उनका कम से कम एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने मैनिफेस्टो भी तकरीबन इन बड़ी मेजर पार्टीज में से पहले दे दिया। हालांकि एक छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी वैसे कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन वो जमात इस्लामी ने आज से कोई 1.5 महीना पहले एक मैनिफेस्टो दे दिया था और बाकायदा उसका एक फंक्शन भी हुआ, हम जर्नलिस्ट भी इनवाइटेड थे। और उसमें भी बहरहाल मैनिफेस्टो जितनी भी पार्टियां मंशूर देती हैं, वादे तो होते हैं। वैसे तो पीटीआई का इतना भारी भरकम मंशूर था जब वो इलेक्शन थे 2018 में, जब आए तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या, यानी कि हालांकि वो थोड़ा महिरुल किस्म का एक फिगर लगती थी तो पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं थी। लेकिन सर आजकल की लेकिन यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी मुख्तलिफ नहीं है सर। हाँ, तकरीबन सब लोग अब देखें ना, बिलावल साहब भी रोटी कपड़ा और मकान जो उनके नाना ने आज से तकरीबन 4 दहाइयां 5 दहाइयां के करीब जाके ये नारा दिया था, और उस वक्त ये स्लोगन बहुत कामयाब हुआ था और उस पर बड़ा उनको वोट मिला। थोड़ा उनकी केमिस्ट्री भी ऐसी थी कि लोगों के साथ उनकी एक डेवलप हो गया था, एक अंडरस्टैंडिंग आप कह लें, कम्युनिकेशन का एक ऐसा उनका बन गया था उनके साथ एक केमिस्ट्री कि वो फिर बहुत ज्यादा उनको रिस्पांस मिली लोगों से। सर, नून लीग का अब नून लीग की जो आप बात कर रही हैं, नून लीग का बुनियादी जो इनका फोटे है स्पेशलाइजेशन, वो इलेक्शन टेक्निक्स भी है, जिसमें तमाम तर हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हरबा वैसे लफ्ज़ थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल आसानी है समझाने में कि वो उसमें इलेक्टेबल्स की भी बात करते हैं, वो फिर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस भी देखते हैं। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस रखने, निकालने, जिसको हम उर्फे आम में जेरीमेंडरिंग भी कह देते हैं, इन चीज़ों को भी वो महारत रखते हैं। और दूसरा, वो कूल कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। अच्छा। यानी कि वैसे तो कूल वैसे ही हो गए हैं वो, चूंकि अब वो आने के बाद वो पहले भी हमें लग रहा था काफी। हाँ, वो असल में वो उस तरह के करिश्मेटिक लीडर नहीं है जिस तरह के इमरान खान है, यानी कि करिश्मा या ग्लैमर वाला वहाँ यहाँ कोई चलिए सर, आपने इमरान खान का नाम ले लिया तो जिक्र चले हम पीटीआई का भी कर लेते हैं। अगर आप पीटीआई को देखें, ऐसे उनकी कैंपेन उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी दीगर सियासी जमातों की है, और उनका क्लेम ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही।
आप क्या देखते हैं देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं अगले रोज एक बैठा था, हमारे साथ कोई दिफाई इदारों के लोग भी बैठे हुए थे, रिटायर्ड थे वैसे वो, एक्स सर्विसमैन। तो मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड में तो हमारे यहाँ ये भी एक तस्वर लिया जाता था कि जी जनरल पाशा साहब ने इमरान खान को सिलेक्ट किया और उनको लेके आए, बाद में वो ग्लैमरस भी थे लीडर, चूंकि हीरो भी थे वो स्पोर्ट्स के, वो कवर हो गई चीजें, उनको अवाम ने रिस्पॉन्ड भी किया, वो एक दोनों चीजें मिल गई आपस में। ठीक है। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या से मुराद हम ये लें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम देखें या अदलिया की तरफ देखें कि जनाब आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। लेकिन अब चूंकि पीटीआई का अपना एक पॉपुलैरिटी जो ग्राफ है वो इंटैक्ट है, अगर बढ़ा नहीं तो कम से कम भी नहीं हुआ, तो उस इसलिए उनको मेरा ख्याल है कैंपेन की जरूरत तो खैर उनको पड़ेगी सर। देखिए कैंपेन, लेकिन मुश्किलात भी हैं साथ साथ। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए अगर पीटीआई कैंपेन नहीं कर रही तो जो इलेक्शन कमीशन ने किया, जो नून लीग कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उनकी जगह इलेक्शन कैंपेन पीटीआई की तो बाकी दीगर सियासी पार्टीज जो है वो कर रही हैं, उसका फायदा अल्टीमेटली पीटीआई को हो रहा है। लेकिन चले पीटीआई की इस वक्त नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, पेशावर हाई कोर्ट पर, जहां से उनको रिलीफ ऑन एंड ऑफ मिल भी रहा है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखिए अब आज आके हमारी एक ही जगह पे सुई अटकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट के, वहां से कोई ना कोई फैसला ऐसा आ जाएगा। लेकिन वहां क्या हो रहा है, जो दो बड़े अहम इस्तीफे आए हैं सर, उसको हम इलेक्शन के इतने पीक पे, फिर 8 माह बाद आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे हो। 8 साल की तारीख में ऐसा कौन सा मुतनाज़ा सियासी केस है जिसमें आपके इन्फ्लुएंस नहीं था या आप उसका पार्ट नहीं थे? हाँ बिल्कुल, आपने असल में बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसा फोरम जहां पे जाके लोगों को रिलीफ मिलना है या जहां लोगों की तकदीरों का फैसला होना है। आप हैरान होंगी कि मैं एक बहुत बड़े चैनल पे एक दफा बैठा था, तो चाय की ब्रेक में मेरे साथ एक बड़े सीनियर एडवोकेट थे, तो मैंने उन्हें सवाल किया कि जी कॉमन मैन का सवाल ये है। मैंने कहा जी मेरा सवाल नहीं है, कहीं कल को मुझे कंडेम्प्ट लग जाए। तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो एक आम उर्फ आम में तसव्वुर ये है, गलत आम तसव्वुर कह लें, कि जी बगैर फाइलें पढ़े हुए कुछ एक चीज बना ली जाती है, जहन पहले बना लिया जाता है, एक माइंड बना लिया जाता है, उसके ऊपर फिर गोश्त पोस्ट का एक ढांचा खड़ा करके तो फैसला दे दिया जाता है। जैसे देखे ना, एक पनामा का फैसला था, मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने खुद बहुत से मुकदमा लड़े हुए इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट्स के, और उसमें मुझे इन चीज़ों को देख देख के समझ आई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी फैसले में किसी की ज़ात को डिस्कस करें। फैसले में दुनिया के जितने भी फैसले पढ़ लें, उनमें एक ही बात होती है कि जी शवाहिद की बुनियाद पर, गवाहों के बयानात की बुनियाद पर, शवाहिद की तायद कोरोबरेटिंग एविडेंस की बुनियाद पर इस शख्स ने जुर्म किया, इसने नहीं किया, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि सैफ रहमान जो था ये अच्छा नहीं था, ये अपने खानदान का सबसे बुरा बच्चा था और इसको हमने सजा देनी थी या देनी है। तो इसलिए इसमें वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड बी सीन टू हैव बीन डन, यानी ना सिर्फ हो वो जस्टिस दिखाई भी दे। तो ये तो हमें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो माजी में जब गुलामी का दौर आया था, वहां पे गुलामी, आपको पता है स्लेवरी पे लड़ाइयां भी हुई थी, तो बाकायदा एक रॉजर तेनी उनके चीफ जस्टिस थे, तो वहां पे इस तरह के प्रेजुडिसेस देखने में आते थे कि वो मेरीलैंड के थे और वो था स्लेव स्टेट, और उनके साथ 5 जजेस मिलकर उन्होंने एक फैसला स्लेवरी के तकरीबन हक में दे दिया। ड्रेड स्कॉट केस था, बड़ा इनफेमस केस था। उन्होंने कहा जी ये तो जो निग्रो है, ये जो काले हैं, ये तो मुकम्मल सिटीजन ही नहीं है अमेरिका के। अच्छा, तो ये ऐसी चीजें भी होती रही हैं। तारीख का हवाला आप दे रहे हैं, यकीनी तौर पर हम भी अपने इंतखाबात और इस मौजूदा साल को बड़ा रिलेट करते हैं अपने पिछले कई सालों से। हम 70 के साथ बड़ा रिलेट करते हैं, 77 के साथ बड़ा रिलेट करते हैं, और हम नहीं सियासतदान भी कर रहे हैं कि वो दौर भी ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, फिर उसके जो नताइज हैं हो सकता है कि वो भी सेम हो, मोस्ट प्रोबेबली। चलिए सर, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त हम सारी सियासी पार्टीज की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके बानी को यानी इमरान खान को इंतखाबात में देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक पूरी कोशिश की जा रही है। इसका एक चीज मशरूत है इसे, वैसे कोशिश तो ये की जा रही है कि वो ना इसमें शामिल हो। कोशिश पार्टी को तो देखें, पार्टी एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड पार्टी है। कौन कर रहा है कोशिश? देखिए बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराजगियां तो उन्होंने मूल ली है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज है, और एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा, एस्टेब्लिशमेंट देखिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक पावर ब्रोकर है, एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क में। ये अभी ये हमें रियलिस्टिक हो गए बात करनी नाराज किया ना, नवाज शरीफ भी तो मना कर ही वापस आए। नवाज शरीफ को तो मैंने पर्सनली एक मरतबा पूछा भी था कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से आपके क्या इशू है, जब वो वजीर आजम थे, तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन उनका माइंडसेट जो हमें समझ आया उनकी बातों से, वो ये था कि वो समझते थे कि आई एम अबव सो मेनी थिंग्स। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि जो लोग 2 मरतबा 3 मरतबा को वजीर आजम हो जाएं या इक़्तिदार में रह जाएं, या फिर उनको साथ पॉपुलर सपोर्ट का भी तड़का मिल जाए,
तो तड़का लग सर, गया ये तो मुझे वो एक बात फिर बताएं, एक ये अपनी रूठे जात को- से बालातर हो जाते सर हैं। मुझे ये बात बताएं, रूठे को मनाने से ही पाकिस्तान की सियासत, मैशियत, हर चीज ऐसे चलेगी फिर? नहीं, रूठे को मनाने से पता नहीं अब आपके जहन में क्या एंगल है। कहने का मकसद है कि हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। हम मुल्क में आग लगी हुई है, जज्बात में बरंगेख्ते हैं लोगों के, एक दूसरे के खिलाफ जो हम हर्जा सराई कर रहे हैं, ये एक अच्छी मुआशरत नहीं है। कम से कम इसे इस्लामी मुआशरा तो नहीं सर कह जी सकते। देखिए खुश इलेक्शन अखलाकी जो है जी, सर इलेक्शन में, इंतखाबात में हमने हमेशा लफ्जी गोलाबारियां जो है वो बहुत इधर करते से हैं। उधर होते हुए देखी है। मतलब हाँ हम जी। तो अब इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम कहते हैं कि सियासत का और फिर इलेक्शन का ये हुस्न है कि ये आपको पीडीएम में एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे तमाम हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, मतलब बिलावल और शहबाज शरीफ आपको एक साथ वो खड़े सियासत दिखाई का दिए हुस्न थे। नहीं और था। अब आप देखिए ना कि किस तरह से बातें कर रहे होते हैं बिलावल 70 साल के बाबों के बारे में, या वो कह रहे होते हैं कि मौरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो इंतखाबात में ये सब तो होता है सर। वो तो मसलहत की सियासत थी जी, वो तो सियासत मसलहत का हुस्न था, सियासत का हुस्न तो नहीं है। तो हमारे यहाँ मसलहत तो अभी नहीं गई ना, आपके पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं गई ना। आपकी जाती पसंद नापसंद गई है ना, आपकी जाती जो अपना ग्लोरिफिकेशन है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, वो कभी गई है। सर इमरान खान ने मसलियत की सियासत की जी, इमरान इमरान खान ने तो मेरा ख्याल है कोई मासूमियत की सियासत की है। वैसे मैं तो ये कहूँगा, मासूमियत की सियासत। हाँ मेरा ख्याल है या तो वो चालाक भी हैं अच्छा। और साथ साथ मासूम भी हैं। मासूम उन्हें चालाक स्टेट क्राफ्ट का मेरा ख्याल है कि उससे काफी आरी हैं वो। अच्छा। क्योंकि देखे ना, एक बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, 7 महीने के बाद उन्हें रियलाइजेशन होती है कि ये बंदा नालायक है। अच्छा। अब मुल्क कभी भी इस तरह गैर संजीदा अंदाजे गवर्नेंस से नहीं चल सकते कि आप 7-7 माह का एक तजुर्बा करें पहले। अब ये फास्ट ट्रैक का दौर है। खुद भी उन्होंने कहा थी बात, फास्ट ट्रैक का दौर। उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मैं हर 3 महीने या 6 महीने बाद सेक्रेटरी साहिबान की और काबीना की एवेल्यूएशन, री एवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करूंगा। और इसमें यह नहीं होना चाहिए था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जैसा अहम शोबा एक ऐसे नाइव शख्स को दे दिया जाए जो अभी यही सिर्फ कहता रहा, राग अलापता रहा कि जी मैंने तिजोरी खोली और खाली थी। देखो, गवर्नेंस इज अ वेरी सीरियस थिंग। ये मैं नहीं कह रहा कि इधर भी कोई बड़े फन्ने खां बैठे हुए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और ये एनालिसिस जो आप पेश हम कर रहे हैं, कहते इसका हैं कि मकसद चूंकि भी वो ये है फोकस में है तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा सर, हूँ। ये मकसद भी हमारा आपका एनालिसिस लेने का ये है कि अवाम जो इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने जा रही है, सियासतदानों के साथ साथ आपका नजरिया बिल्ड करने के लिए कुछ हकायक और तज्जिए सामने रखे जाएंगे, तो ही आप रियलाइज कर सकेंगे कि आपने क्या फैसला करना है। सर बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो मच। लेते हैं वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अगर हम इंतखाबात की गहमा गहमी की बात करते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट ऑल दो ये सारी चीज़ें एक तरफ, आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है। और अगर देखा जाए वोट करने के एतबार से, सपोर्ट करने के एतबार से और फिर वोट देने के एतबार से, ये वो सारी चीज़ें जिस पर आम आवाम जो है वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लेती है, दे आर ग्लू टू द स्क्रीन के वो हर चीज़ का एनालिसिस करती हैं, देखती हैं, नज़रिया बिल्ड करती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें माजी में हमने इस तरह से कॉन्टेस्ट करते हुए नहीं देखा, वो भी मैदान में आ रहे हैं फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में सेगमेंट भी किए जो लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंतखाबात में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। कुछ ऐसी शख्सियात जो कि इस वक्त हाईलाइट में है, वो उनसे हमने बातचीत भी की है, और कुछ ऐसे लोग जिनको हमने प्रोग्राम में इन्वाइट भी किया है, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। मलिक मोहम्मद अली सावल हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उससे पहले वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट रह चुके हैं। तो खेल के मैदान से डायरेक्टली जो उन्होंने जंप किया है इस वक्त सियासत के मैदान में, तो हम उनको सियासत के मैदान में भी और गुड मॉर्निंग पब्लिक में भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? सुबह बखैर सुहा, थैंक यू। एंड जितने भी लोग हमें ये देख रहे हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर आपको देख के ना, मतलब अभी हम बात कर रहे थे जब हम ऑफ स्क्रीन थे, मेरी प्रोडक्शन टीम से आवाज़ आ रही थी कि देखिए हर कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है। अब तो सहाफ़ी भी मेरे ख्याल से उन्हें खड़ा होना चाहिए इंतखाबात में, उनकी वोटर सपोर्टर में भी कम से कम सहाफ़ी बरादरी तो खड़ी होगी। बट ऑल दो आप ये बताएं कि अगर आपने ये ऑब्वियसली ऐसे पहले भी आपने कॉन्टेस्ट किया है एज अ आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन अब जो है वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करेंगे ये आने वाले इलेक्शन। सो मेरा सवाल ये है, वाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सो Well, I'll come to your question in a minute. लेकिन अब आप देखें, all of a sudden इतने lawyers आ गए हैं सारे politics में। हाँ, yes. ठीक है ना, तो सहाफी बरादरी तो वैसे ही अवाम की आवाज होते हैं। Me being a
journalist also and anchor also. I am telling ये हमारी तो ट्रेनिंग ही है कि हमने लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो ला के एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, और इसी को ही पॉलिटिक्स कहते हैं. सो या यू आर राइट. और बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोहा, इसकी वजह यह है कि हमारा जिला है खुशाब, एंड खुशाब में इट्स अ रूरल एरिया. ये पंजाब के सेंट्रल पंजाब की आउटस्कर्ट्स में आता है, और हमने देखा इन पास्ट 27 इयर्स यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार में रही हैं, लेट इट बी PMLN, PMLQ, लेट इट बी PTI, उन्होंने खुशाब की वो बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं लेकर आए, हमारे मैरिज के ऊपर नहीं आया. सो आई कंसिडर्ड कि कौन सी ऐसी थर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डेमोक्रेटिक भी है, जिसकी एक लिनिएज भी है, और जो खुशाब के इंटरेस्ट को, खुशाब की आवाम को अपलिफ्ट करेगी, जिसको शौक होगा कि यार हमने इस डिप्राइव्ड एरिया को हमने आगे लेकर आना है. आप यकीन करें कि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई रोड्स नहीं है, वी डोंट हैव अ यूनिवर्सिटी. हमारी जो ख्वातीन है, एंड 50% पॉपुलेशन है ख्वातीन की, आफ्टर कॉलेजेस ऑल ऑफ देम आर ड्रॉप आउट, या फिर उनको खुशाब से शिफ्ट करना पड़ता है. तो एज अ यूथ, जिस मैंने खुद तालीम हासिल की है, वन ऑफ माई सिस्टर इज अ PhD डॉक्टर, अदर ऑफ माई सिस्टर इज अ बैरिट एट लॉ फ्रॉम लिंकन्स इन. सो मुझे तो देख के ये ऐसा महसूस होता था कि इवन अगर हमारी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और एक यूनिवर्सिटी नहीं है अगर खुशाब में, पूरे जिले में, तो किसका कसूर है? तो 27 साल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन अली मुझे ये भी बताएगा, देखिए साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं आप, और हमारे पास कुछ कम ही मिसालें मिलती हैं ना, जो क्रिकेटर्स भी हों, वर्ल्ड कप भी जिताया हो, फिर हम सियासत में भी आ जाए, और फिर हमने 22-23 साल बहुत सारी मेहनत भी की हो. चलिए, लेकिन आपने चूज़ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा. अब अगर आप खुशाब की बात करें, देखिए आपने तो एक जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ के मसलों को हाईलाइट किया है. वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, कि अगर हम देखें, एक एनालिसिस लें, तो आप सिंध देखें ना, सिंध में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी देर हुकूमत रही है, और अब भी देखिए उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहाँ के हालात, तारीख में, माजी में जो परफॉर्मेंस है, क्या आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं, और आप किस तरह से समझते हैं कि आप मिल के उनके साथ बेहतरी लेके आ सकते हैं? सोहा, एक तो मैं आपकी प्रोडक्शन टीम को मुबारक देना चाहता हूँ. आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फीडिंग यूज, और आपके जो क्वेश्चनिंग है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. देखिए, सिंध का ना जो डायलेमा है, आपको हमें ये पूछना पड़ेगा कि 18th अमेंडमेंट हुई कब थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुए कब थे. सिंध की गवर्नमेंट की हम बात तो करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि जब तक सूबे डिपेंडेंट थे वफाक के ऊपर, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए था. और अब जब 18th अमेंडमेंट के बाद जब डेवोल्यूशन हो गई है, और NFC अवार्ड्स हो गए हैं, तो उसके बाद प्रोविंस की क्या आउटपुट है. एंड बिलीव मी, इन लास्ट 5 इयर्स जब से ये 18th अमेंडमेंट एक्टिवली ग्राउंड में आना शुरू हुई है, तो प्लेसेस लाइक कराची, गैम्बेट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त पिछले 5 साल में 8 जिलों में यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, रोड बन चुके थे. अब ठीक है, थर का प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पे वैसे ही पावर्टी लाइन जो है वो पंजाब की निस्बत नीचे है, बट जितना तेजी से वो बेहतरी कर रहे हैं, तो अभी देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मशहूर तरीन, मतलब सर्वेस के मुताबिक वो सबसे आगे है, वो उधर डेंट नहीं डाल सकी. इसकी ये वजह नहीं कि वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसकी वजह ये है कि वहां पे किसी फॉर्म में पीपल आर सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. कोशिश बड़ी हुई, हमने देखा है 2018 से पहले बड़ी कोशिश की गई, इस इलेक्शन से भी पहले आप भी जानती हैं कोशिश हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है रिजल्ट जो है वो पहले से भी बेहतर आएंगे फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सिंध. तो सिंध की एग्जांपल है. अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेरा एक और सवाल है आपसे, इसी जो आप बात कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर दीजिएगा उसी के अंदर, कि इस वक्त आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी माजी में आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और इसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू कर रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन बहुत पहले शुरू कर दी थी, दीगर सियासी पार्टी तो इस एम्बिग्विटी का शिकार थी ना कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, लेटर सूनर एंड ऑल दैट, लेकिन अगर हम बिलावल की बात करें, आसिफ अली जरदारी की बात करें, तो उन्होंने बड़े पहले से कैंपेन शुरू कर दी थी. तो आप शुरू से ही लूप में है साथ, और किस तरह से देखते हैं नए आने वाले बंदों को, खास तौर पे एक वार्म वेलकम था, या आपके लिए भी चैलेंजेस हैं?
सो मैंने बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना क्लोजली देखा नहीं है, बट आई हैव सीन कि जो हमारे इलाके के इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो पीटीआई के हों या नून लीग के हों, उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप में कितनी रसाई है। और मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 1 साल पहले। वी वर आई थिंक फर्स्ट इन पंजाब जिन्होंने यहाँ पे पार्टी के सीनियर लीडरशिप के जलसे करवाए थे। उस वक्त कैंपेन स्टार्ट भी नहीं हुई थी। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि जो एक वर्कर को, जो एक और चाहे वो पॉलिटिकल वर्क किसी पार्टी का क्यों ना हो, जो इज्जत और जो एक रिस्पेक्ट एक पॉलिटिकल वर्कर की इस पार्टी में है, वो बाकी पार्टीज में मैंने नहीं देखी। और रही बात सीनियर लीडरशिप की, जो आपने पूछा है, सीनियर लीडरशिप वैल्यू करती है इफ योर स्टांस इज स्ट्रांग। देखें ना, अगर आपकी बैकबोन तकड़ी है तो आपको मेरा ख्याल है हर पार्टी अप्रिशिएट करती है, बट पीपल्स पार्टी में ये एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है, जो कि मैंने महसूस किया। अच्छा, दैट्स रियली गुड, यू आर ऑनेस्ट अबाउट दिस। और आपने चीज़ जो है वो ऑन स्क्रीन इसको कन्फेस भी किया है। ऑल दो कन्फेस करने वाली बात एक और भी है, वो ये कि अगर आपने बाकी चीज़ों को देखा है और आपने मुल्की हालात देखे हैं, तो इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। हम महंगाई को देख लें, हम बिजली को देख लें, हम गैस को देख लें, बाकी पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातें जो है वो जो नैरेटिव लेके चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इतने सारे मसलों को एड्रेस करने के लिए, सिर्फ खुशाब की आपने बात की ऑब्वियसली, अगर तमाम हल्कों के उम्मीदवार सिर्फ उस हल्के को बेहतर कर ले तो मुल्क पूरा का पूरा बेहतर हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इस वक्त इंतखाबी मुहिम किस तरह से चल रही है? अवामी मसाइल क्या क्या है जिनको आपने देखा है, जिनको आपने आगे तक पहुंचाया है, जिन पर आगे बात की जा सकती है और काम किया जा सकता है? सोहा, आपके 2 क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक ये बड़े जरूरी हैं इनको एड्रेस करना। एक तो हमारी एज अ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द पीपल, जो कि हमें वोट देते हैं और हमें इलेक्ट करते हैं और भेजते हैं पार्लियामेंट में, टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ये लिटरली एक स्ट्रगल है, एक फाइट है। आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, अगर आप उस पार्टी जब वो गवर्नमेंट में होती है तो एज एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी यू हैव टू फाइट एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि बजट तो वही है जो आपके सामने है, पाकिस्तान का बजट है। उसमें से आपने लेकर आना है और आपने लगाना है अपने इलाके में एरिया ऑफ योर कैंडिडेट, और ताकि आपके लोगों की हमारी जिंदगी ऊपर आ सके। सो यस, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बट सेकेंडली, पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी राइट नाउ जो कि नफरत की सियासत को दफन कर सकती है, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाके मुल्क को किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। इतनी तकसीम है सोहा, इवन आपने कल देखे पिशावर हाई कोर्ट के बाद क्या हुआ विद एएनपी एंड पीटीआई, जिस तरह वो आपस में, एंड दिस ये पेशखैमा है जो आगे होने वाला है इलेक्शंस में। हम वी कैन नॉट, पाकिस्तान कैन नॉट go into a mode of hatred, political hatred, और तकसीम और इंतशार का हम शिकार अब नहीं हो सकते। So there is only one party जो कि स्टेक होल्डर्स को बिठा सकती है, जिसके साथ लोग बैठने के लिए तैयार हैं, पार्टीज बैठने के लिए तैयार हैं। We believe in dialogue। मतलब मेरी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा ये था कि जब स्पीकर नेशनल असेंबली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ साहब आए, एंड ही वाज, मतलब मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पहला हिस्सा ये था कि उन्होंने कहा कि यू हैव टू ओपन डायलॉग विद योर मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट्स। तो मैंने कहा सर आर यू श्योर? तो कहते हैं कि ये पार्टी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, यू सी, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, एंड व्हेन एवरीबॉडी विल बी ऑन द सेम पेज, पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन होगी तो इकोनॉमिक्स कैन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। आपकी जब एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी की गिरती हैं तो आपकी इकोनॉमी गिरती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी की बेहतर होती हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद जंप मारती है। ये एक बिल्कुल पैरेलल रिलेशन है इकोनॉमी का एक्सपेक्टेशंस के साथ। बट जब आपकी गवर्नमेंट इनस्टेबल होगी, आपका जो इन्वेस्टर है, आपका जो बिजनेसमैन है, उसको यकीन नहीं होगा कि ये मुल्क कभी भी पटरी से उतर सकता है, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ेंगी। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ेंगी तो ट्रस्ट मी सोहा, इकोनॉमिक्स कैन नॉट गेट बेटर। सो आपको एट द एंड ऑफ द डे सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाना है, बी इट जुडिशरी, बी इट आर्मी, बी इट पॉलिटिकल पार्टीज एंड बी इट ब्यूरोक्रेसी। यही हमारे, और मीडिया, ये हमारा कंप्लीट सेटअप है किसी मुल्क को आगे चलाने का, और खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क का।
एंड आई थिंक पीपल्स पार्टी से बेहतर नहीं है और अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सोच जो है वो आम आदमी में इंडल्ज करने के लिए एक आम आदमी के साथ इस तरह का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और बातें रही आपसे, अच्छी आपने बातें इस लिहाज से की क्योंकि आम पब्लिक जो है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी का मसला एक आम आदमी ही समझ सकता है। तो मेरे ख्याल से मौरूसी सियासत जो है वो मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करके इस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक ऐसे तमाम लोग जो कि कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, होपफुली के जो वादे आप कर रहे हैं वो आप वफा ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत के मैदान में हमने बहुत सारी बातें कर ली, चलाएं आपको खेल के मैदान में लेकर चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो पिछली सीरीज़ हुई हैं, पिछले मैचेस हुए हैं, उससे खातिर खा नताइज तो हमें नहीं मिल सके। लेकिन ऑल दो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ जो T20 सीरीज़ है, 5 मैचेस की सीरीज़ जिसका बाकायदा आगाज़ आज हो जाएगा। जब हमारा शो ख़त्म होगा 11 बजे के बाद, इस मैच का आज पहला दिन है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछली परफॉर्मेंसेस रही हैं न्यूजीलैंड के साथ, अब तक जो है पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस 34 मरतबा T20 हो चुका है और जिसमें से 13 दफ़ा जो है वो न्यूजीलैंड ने विन किया है और बाकी मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो पास्ट की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो बहुत बड़ी बेहतरीन रही है। खैर इस दफ़ा क्या परफॉर्मेंस हो सकती है इस पर हम बात कर लेते हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। बताइएगा कि अगर हम वैसे कंपैरिजन करना चाहिए क्योंकि जीत के लिए ना और अगले आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रा रीकैप भी थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई खातिर खा हमें इतना एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आपको पता है रिजल्ट उस तरह से नहीं आ सका पिछली सीरीज़ में। तो अब जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ होने जा रही है, अब तक हमारा टॉप स्कोर जो उनके साथ रहा है T20 में वो 201 है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा भी हमें इस तरह की ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या पिछली परफॉर्मेंस की वजह से कुछ हो सकता है आगे पीछे काम? नहीं, देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, इस बात पे खुश होना पड़ेगा कि ये हमारा बेस्ट फॉर्मेट है। हमारी क्रिकेट टीम चाहती ही यही फॉर्मेट है कि हमारा T20 क्रिकेट में इनको चाहे सारा साल खिलाते रहें तो ये खुश रहेंगे। जैसे ही लंबा फॉर्मेट आएगा, 50 ओवर्स का फॉर्मेट आएगा, ये टेस्ट क्रिकेट आएगा, तो वो जरा हाथ पांव भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं हाथ पांव भूल जाते हैं। तो अगर हम इस सेंस में देखें कि ये हमारा बेस्ट फॉर्मेट है, तो उसके लिए हम पुरुमीद हैं कि आज जो हमारी टीम है, जो मुसलसल शिकस्तों के भंवर में फंसी हुई थी, आज शायद हमें जो है वो खुशी मिल जाए। और ऊपर से आज जुमे का दिन भी है। अच्छा, जो आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं ना, ये अच्छे है। कॉम्बिनेशन है, जो आप तारे जोड़ रहे हैं ना इधर से उधर, लेकिन ये करंट जो है वो हमारी टीम तक पहुंचना चाहिए। हाँ, T20 हमारा फेवरेट फॉर्मेट तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो कॉम्बिनेशन है? शाहीन इस दफ़ा लीड कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन हमने जो चेंजेस पिछली सीरीज में अपनी टीम में देखी हैं, उसकी वजह से हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिली ऑन ग्राउंड। हमने देखा कि बड़े अपने कपल्स के साथ गए थे और बड़े इंथुजियास्टिक थे, बड़े इनकरेज थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड वो परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अब जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफा की जो कॉम्बिनेशन है? देखें, इन्होंने सुबह जो है ना मैच से पहले प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है, तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है। उसामा मीर को और अब्बास अफरीदी को डेब्यू कराने का इन्होंने फैसला किया है। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में 20 से ज्यादा विकेट्स ले चुके थे, तो बड़ा अच्छा वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उसके साथ उसामा मीर कंटिन्यूसली वनडे क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन T20 में उनका डेब्यू है और वो बड़े अच्छे से, आपको पता है, शादाब खान चूंकि आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी जगह नहीं बन रही थी उसामा मीर की, तो अब शादाब खान चूंकि आउट ऑफ फॉर्म है और उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, तो उसकी जगह उसामा मीर आए हैं और आते साथ ही जो है प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। तो ऑकलैंड के ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। ये बेसिकली एक रग्बी की ग्राउंड है। न्यूजीलैंड में आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में काफी ग्राउंड्स ऐसी हैं जो कि रग्बी की ग्राउंड्स हैं, तो क्योंकि उनका नेशनल गेम जो है वो रग्बी है। तो वो जब रग्बी का सीजन चलता है, वहां पे सारा साल चलता रहता है। क्रिकेट सीजन तो अब चल रहा है क्योंकि वहां पे इस वक्त समर चल रहा है, तो उसी रग्बी ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड में चेंज कर देते हैं। तो ऑकलैंड बिल्कुल हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पर 200 स्कोर तो हंसते खेलते हो जाता है। अच्छा। 2018 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था। न्यूजीलैंड ने 243 रन किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर पहले ही चेस कर लिया था। तो ये इस तरह का ग्राउंड है, यहाँ पर बॉलर्स को जो है वो बड़ा सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है। इस तरह की छोटी ग्राउंड में बैटिंग विकेट्स पर ज्यादातर स्पिनर्स को नहीं खिलाया जाता, फास्ट बॉलर पे ही दारोमदार किया जाता है। और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ गया है, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं,
कैप्टन है, ऑब्वियसली उनका पहला जो है ये इम्तिहान है और पहला इम्तिहान ही जो है T20 उनके फेवरेट फॉर्मेट में है। अब देखते हैं कि वो पहले इम्तिहान में कितना जो है वो पास होते हैं या पासिंग मार्क्स लेते हैं, 33 मार्क्स लेते हैं या अच्छे नंबरों से पास होते हैं, ये आप देखने में पता चलेगा। चलें, उसके आकिब साथ आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं, कैलकुलेशन तो खैर बहुत जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन आप क्या समझते हैं टीम बड़ी कंफर्टेबल थी मैंने लाइक बाबर आजम जब लीड कर रहे थे और कैप्टन थे तो सब लोग बड़े स्मूथ और बड़े ग्लूड थे और हमने देखा कि ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अभी भी तक कोई मसला सामने तो खैर नहीं आया, लेकिन बाबर की कप्तानी छोड़ने के बाद आप क्या समझते हैं कि आप जो टीम जिस पॉइंट से चल रही है और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनके इंटरेक्शंस हैं, क्या ये फैक्टर भी जो है वो डिस्टर्ब करता है पीसीबी के फैक्टर को इंक्लूड करके? देखें, डिस्टर्ब करता नहीं है, ये डिस्टर्ब कर दिया है। आप हमारे एशिया कप की परफॉर्मेंस देख लें, हम वर्ल्ड कप में हारे हैं, एशिया कप से मुसलसल हारते आ रहे हैं, हम एशिया कप में हारे हैं, वर्ल्ड कप में हारे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया से 3-0 आ रहे हैं, फिर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फील्ड जो है जिस तरह की चीजें हुई, जिस तरह कल जो है शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है वो बेहतरीन है और रहेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब आप कैप्टन और मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है, ये साफ वाज़ेह जो बयानात हैं ये बताते हैं कि एक पेज पे नहीं है। तो चीजें आप अगर कहें कि स्मूथ चल रही हैं तो मेरा ख्याल है स्मूथ चीजें नहीं चल रही। ऑब्वियसली खिलाड़ियों पे प्रेशर है। बाबर आजम अब जो प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ है, बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे, तो काफी अरसे बाद बाबर आजम को हम देखेंगे कि वो ओपनिंग नहीं करेंगे। ओपनर जो है मोहम्मद रिजवान होंगे और उसके साथ साइम अयूब होंगे। साइम अयूब नो डाउट उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, कोई बात नहीं की जा सकती, बेस्ट हिटर है और बड़ी अच्छी फॉर्म लेके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं, पूरी पाकिस्तान की दुआएं कि नौजवान है और ये इस सीरीज को अपने लिए बिल्कुल यादगार बनाएं और पाकिस्तान टीम में जगह कंफर्म करें। उसके साथ एक और नाम मैं अगर यहाँ पर ऐड करना चाहूँ वो है फखर जमान का, जो कि मुसलसल ओपनिंग करते आए हैं, बट यहाँ पर चौथे नंबर पर खेलेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ जाने से पहले, न्यूजीलैंड जाने से पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि जब मैंने उनसे सवाल किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि आपने तीसरे या चौथे नंबर पर खेलना है। इसका मतलब मैनेजमेंट पहले ही फैसले कर चुकी है और पहले फैसले करके आप ठीक कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट बड़ा वैलिड है कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लमैटिक चीजें चल रही हैं पीसीबी के अंदर या घर के अंदर, उसकी वजह से बाहर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुतासिर होती है और ये हमें ऑन ग्राउंड नजर भी आता रहता है। थैंक यू सो मच आकिब, आपके हमें लेते हैं एक ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। दूसरे घंटे में हम कुछ ऐसी शख्सियात को आज याद करेंगे प्रोग्राम में जो कि पाकिस्तान की अदबी दुनिया के ऐसे चमकते और दमकते सितारे हैं जो कि रहती दुनिया तक ऐसे ही चमकते रहेंगे। लेकिन हमेशा हम बात करते हैं उन लिखने वालों की जो कि आज के दौर में सीखना चाहते हैं, और कहा यही जाता है कि अगर आपने लिखना है तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ऐसे लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो कि बेसिकली ऐसा लिख कर चले गए हैं जो कि असासे के तौर पर हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ तसानीफ़, ऐसे शौरा, ऐसी नज़में, ऐसे नसर लेकर गए हैं कि उनको हम अपने सामने रख कर जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन हमें मिले और उससे हम बहुत कुछ सीख सकें। और फिर अदाकारी की बात की जाए, अपनी फ़िल्मी दुनिया की बात की जाए, ड्रामों की बात की जाए, तो कुछ ऐसे किरदार जो कि मेरी बचपन की याद हैं, यकीनी तौर पर आपकी बचपन की भी याद होंगे, उनको हमने बहुत सारे किरदारों में देखा। लेकिन दुनिया फ़ानी है और आखिरकार आपने इस दुनिया से जाना है। आज एक ऐसा ही नाम, सीनियर अदाकार खालिद भट्ट साहब जो है वो तवील अलालत के बालत के बाद जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मैं कल ही ये ड्रामा देख रही थी, खई जो ड्रामा है जियो न्यूज़ का, और वो वहाँ पर आजकल टेलीकास्ट भी हो रहा है हमारे निजी चैनल पे, और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। और मेरे ख्याल से अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपनी टीम के साथ कि हमने खालिद भट्ट साहब को हमेशा पॉजिटिव करेक्टर्स में देखा है। मतलब ज़्यादातर उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में बाप का रोल किया है, बड़ी शाइस्तगी से, खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया है, और उनकी शख्सियत हमेशा, अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए या प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, तो दोनों जगह बड़ी खूबसूरती से वो इंस्पायर करते थे अपने आर्टिस्ट को। और कई ड्रामे में आजकल उनका एक नेगेटिव किरदार था जो कि बहुत ही नेगेटिव था। तीसरी चौथी एपिसोड है और ये ड्रामा मुकम्मल ना हो सका, और वो जो है वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे और अब वो हमें नहीं रहे। अल्लाह पाक उनके जो है दर्जात बुलंद करे। उनकी फ़ैमिली को है इस वक्त सब्र की अशद ज़रूरत है, सब्र जमील अता फरमाए और उनका आगे का सफ़र जो है वो आसान करे, ये हम दुआ करते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हमने एक और शख्सियत को आज याद करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है जो कि हमारी प्रोडक्शन टीम हमेशा कोशिश करती है कि वो कोई दिन मिस ना हो जाए। किसी शायर का अगर सालगिरह का दिन है या पैदाइश के अलावा वफ़ात का दिन है, बरसी है, तो उसको भी याद किया जाए। मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी का आज यौम पैदाइश है, उनके आज जन्मदिन है जिसको आज हम मना रहे हैं। उनके सुनने वाले जो उनको याद करते हैं, और आज भी अगर मैं अपने घरों की बात करूँ तो आप भी यकीनी तौर पर इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो है जिन गुलकारों को सुनते हैं वो आज भी उनको ही सुनते हैं। अगर आप उन्हें कन्विंस करें ना कि आप कोई नए सिंगर को सुन लें, देख लें वो कैसा गाता है, तो वो इस बात पर कन्विंस नहीं होते, क्योंकि वो छाप और वो जो एक इमेज उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो मौसीकी का, वो सुर का, वो ताल का, वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अदाकार भी रहे, कंपेयर भी रहे, गुलकार भी रहे, और एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब अगर बात की जाए तो उन्होंने सियासत में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, और इसके अलावा उन्होंने ऐसी चीज़ें भी की जो कि जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के लोग जो हैं वो उस तरह के काम नहीं प्रेफर करते अगर हम सियासत की ख़ास तौर पर बात करें तो। लेकिन आज चूँकि उनका यौम पैदाइश है और हम उनको याद कर रहे हैं, और इस सारी जब हम उनको याद करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें, बल्कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है जिससे हमेशा उनके फ़ैन्स जो हैं वो उन्हें सुनना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, तो वो चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी का खासा रही हैं, हिस्सा रही हैं, उसमें वो एक बाकायदा तौर पर PhD स्कॉलर भी रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ज़बानों पर उनको बड़ा अबूर हासिल था। पंजाबी की बात की जाए, फ़ारसी की बात की जाए, उर्दू की बात की जाए, तो लिटरेचर में ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ जो है वो हासिल की, और फिर बहुत जब कोशिश की अदाकारी की, तो अदाकारी में इतना ज़्यादा उनको कामयाबी जब नहीं मिली, इतना ग्लोरीफाई नहीं हो सका उनका ये टैलेंट, तो फिर गुलकारी में उन्होंने बहुत मुतादिद फ़िल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जो कि रहती दुनिया तक उनके फ़ैन्स जो है वो इस शहर में यकीनी तौर पर मुब्तला रहेंगे। और आज हम चूँकि उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी फ़ैमिली जो है वो आज उनकी यौम पैदाइश मना रही है। आगे एक और शख्सियत, एक लिस्ट है हमारे पास, लेकिन आज के लिए ये आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायर अहमद फराज की हम आज बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में जब हम एक लिस्ट निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उन तमाम शख्सियात को याद करें, तो अदबी दुनिया के वो सितारे जो कि बेसिकली आज के वो लोग जो लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो शायरी में अदब से जिनका लगाव है, ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी शख्सियात, इनका लिखा हुआ यकीनी तौर पर आज भी अगर हम देखें अदब की दुनिया में, तो ये अगर कोई भी आप निकाल के देखें, कोई बच्चा भी होगा, हर एज ग्रुप की स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो शायर अहमद फराज की बात हर किसी को याद होती है। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, जो कि हम किताबें आजकल पढ़ने का रुझान भी कम है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे शेर और उनकी बहुत सारी नज़में, उनकी बहुत सारी गज़लें जो आपके सामने आती हैं वो फिर याद भी रहती हैं, और फिर अगर उसको किसी और फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में आप देख लें, तो उसकी जो है वो हमेशा आप कोशिश करते हैं उसको सेव कर लें या उसको फॉरवर्ड करें। तो इस तरह से नौजवानों में ये शायरी जो है वो फैलती है। अगर हम बात करें इनकी, तो इनको पाकिस्तान की तरफ से जो है आदमजी अवार्ड भी दिया गया, हिलाल इम्तियाज़ भी दिया गया, और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और अगर हम ओवरऑल बात करें इनकी ज़िंदगी के बारे में, तो इनका लिखा हुआ मुख्तलिफ़ तसानीफ़ की सूरत में मुख्तलिफ़ इन्होंने जो सफ़रनामे लिखे हैं, जो कि हमेशा अगर हम शौरा की बात करें तो वो अपना एक्सपीरियंस जब कोरे कागज़ पर लिखते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो ना सिर्फ इसको लिखें बल्कि रिलेट कर सके आम आवाम जो कि उनको देख रही है। और हम शौरा के बारे में हमेशा कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के नशीब फराज बड़ी खूबसूरती से जब वो किसी कागज़ पर उतारते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जो हैं वो उनसे इंस्पायर हो सके, और अगर अपनी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर फंसे हुए हैं तो वो सोचें कि ज़िंदगी को इस एंगल से और इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। नई नस्ल के नुमाइंदा शायर अहमद फराज की हम बात कर रहे हैं, और 25 अगस्त 2008 को, चूँकि एक अलालत के बाद वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, और वो आर्जा जो था वो गुर्दे का था, और फिर वो हम में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को, इसीलिए अगर हम बात करें माजी की या अभी भी, तो उनकी जो शायरी है, उनकी जो गज़ल कहना है, उसके सहर में आज भी उनके फ़ैन्स जो हैं वो मुब्तला दिखाई देते हैं। तो आज जो है उनकी सालगिरह मना रहे हैं, तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, और कोशिश करें कि अगर आप ऐसे शौरा को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो अदब की दुनिया में ख़ास तौर पर उनको पढ़ें, और लिखने से पहले उनको याद ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की। वैसे तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये टैलेंट जब सरहद पार जाके अपने टैलेंट को मनवाता है, और पाकिस्तान का नाम हमेशा कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का नाम पोर्ट्रेट करते हैं, उन्हें ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि भरपूर अंदाज में कैश भी करना चाहिए। और कुछ ऐसे ही नाम हमारे पास है। एक मोस्ट टैलेंटेड एक एक्टर जो है जिनका ताल्लुक बेसिकली बलोचिस्तान से है, कोयटा से है। साउथ इंडियन मूवी रास्ता में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, बड़ा उनका ज़बरदस्त सा किरदार रहा है, और वो आजकल जो है मूवी रिलीज़ भी हो रही है, उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज समी सारंग मौजूद हैं जो कि बेसिकली स्टार हैं, अदाकार हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सुहा, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर पाकिस्तान। समी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि ऑब्वियसली अगर हम पाकिस्तान के टैलेंट की बात करें, जब पूरी दुनिया में जाके वो अपने टैलेंट को मनवाते हैं, दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये साउथ इंडियन मूवी रास्ता जो है, इसमें मुझे बताया गया आपका सफ़र बेसिकली रहा कैसे, और आपने कैसे इस चीज़ को इनिशिएट किया। दे चूज़ यू गाइज, और किस तरह से आप कब से काम कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तान मीडिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना सराहा और अप्रिशिएट किया। एक्चुअली सफर बड़ा दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। एक बड़े पर्दे पे एक बड़ी टीम के साथ काम करना, और जो है अपने मुल्क को, टू बीइंग अ पाकिस्तानी, और अपने हमसाया मुल्क के साथ काम करना, ये मेरे लिए बायस फख्र बात। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ समी, अगर हम बात करें साउथ इंडियन मूवीज़ की, चलिए बॉलीवुड की बात कर लेते हैं एज अ होल। आपको पता है बहुत ही फ्लरिश सी इंडस्ट्री है उनकी, बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, दे आर वर्किंग रियली रियली गुड। तो ऑब्वियसली जब आप बीइंग एन एक्टर काम करते हो तो आपको पता होता है, आपको होता है कि हमने इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करेंगे तो हमारी प्रोफाइल, हमारा पोर्टफोलियो, हमारा यानी बीइंग अ पाकिस्तानी, जैसे आपने कहा, यकीनी तौर पर एक प्राइड की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आपको ये मौका मिला, हम ये जानना चाहते हैं। और रास्ता मूवी जो है बेसिकली एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी बच्ची की जो कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए खलीज की तरफ जाती है, वहाँ का रुख करती है। तो स्टोरी लाइन कैसी थी, आपका इसमें क्या किरदार है, और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में, ओमान फिल्म इंडस्ट्री में मैं यहाँ पे मैं इनसे मुंसलिक रहा। ओमान फिल्म सोसाइटी का मैं मेंबर भी हूँ। तो चूंकि वी हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद ऑल ओवर एनजीसीसी, तमाम नेशनलिटीज के साथ। और फिर यहाँ पे मैंने काफी फिल्म फेस्टिवल्स को भी एज ए जूरी मेंबर जज किया है। तो वहां से मुझे अप्रोच किया गया। मैं बताता चलूं, 2017-18 में मुझे एक तमिल मूवी में एक बहुत छोटा सा किरदार मुझे सौंपा गया था। तो उसके बाद जो है आई वाज बीइंग टच विद देम। फिर जाहिर सी बात है, जो बड़ी कास्टिंग यहाँ पे कंपनीज होती हैं, तो वो प्रोफाइल जो है रखते हैं अपने पास और देखते रहते हैं। और जब ये फिल्म जो कंप्लीटली ओमान बेस्ड है, ओमान में ही शूट हुई है, तो यहाँ पे शायद उन्होंने मुझे उनको बेहतर लगा इस किरदार के लिए। जैसे मैं बताता चलूं, मेरा स्टार्टिंग में मुझे एक छोटे से रोल के लिए उन्होंने कास्ट किया हुआ था, और जब मैं सेट पे आया और जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, वो एक्सप्रेशंस मेरे देखे, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट मुझे मरकजी किरदार के लिए उन्होंने मुझे चुना। और फिर डायलॉग्स जो है ना एक्सचेंज हुए, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि द पीपल जो सीनियर एक्टर्स हैं, वो भी साउथ इंडस्ट्री के, तो वो मुझसे, मैं यहाँ पे था, वो यहाँ पे थे। जब मैं उनके मध्य मुकाबिल आया, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अफेक्टीज फैमिली थे, जो लड़की सहरा में खो चुकी होती है, तो वो जब उसको आते हैं, ढूंढते मेरे कैंप में आते हैं, चूंकि वो मकामी पुलिस वहां की वो उस ऑपरेशन में नाकाम हो जाती है, क्योंकि दिस इज द रुबल काली। मैं आपको बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो सऊदी, यमन और ओमान बॉर्डर से मिलता है। तो वहां पे मकामी पुलिस जब कामयाब नहीं होती है, क्योंकि इतने बड़े सहरा में वो सैंड स्टॉर्म्स, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो तब जाके गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये रेस्क्यू ऑपरेशन एज अ कमांडर मुझे सौंपा जाता है। तो ये कहानी, जैसे आपने बताया था कि ये एक लड़की की कहानी है जो 25 साल बाद अपनी माँ की तलाश में ओमान का रुख करती है।
तो जैसे मैं बताता चलूं, गल्फ कंट्रीज में अक्सर ऐसे लोग हैं जो आते हैं यहाँ काम करते हैं, काफी वजूहात और की वजह से वो जा नहीं पाते हैं। तो ये अच्छा स्टोरी सभी, जैसे बेस आप ही जो ऐसे स्टोरी है लाइन बता रहे हैं ना, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ेदार है। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम भारत को देखें, हम चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन वहाँ की इंडस्ट्री हम देखते हैं कि कितनी फ्लरिश है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग। तो हर किसी की खासतौर पर अदाकार हो या मौसीकार हो, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई काम किया जाए। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो कैसे हैं? बिकॉज हमारे लिए तो यकीनी तौर पर ये एक काबिल फ़ख्र बात है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि वो यहाँ थे और उसके बाद जब आप उनके बराबर पहुंचे, तो ये टैलेंट की वजह से ही होता है कि आप मीट कर सकते हैं, compete कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस शूटिंग का कैसा रहा और इंटरैक्शन का कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं ऐड करता चाहूँ कि वाकई में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इतनी बड़ी टीम के साथ इतने बड़े सेट पे काम करना जो मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था और चैलेंजिंग बहुत ज्यादा था। जब बात आप टैलेंट की आती है, मैंने आपको बताया शायद उनको वो मेरे एक्सप्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज, जैसे मुझे एक छोटे से किरदार के लिए उसके बाद डायरेक्ट कमांडेंट आया। जब मैंने यूनिफॉर्म पहन के मैं सेट पे आया, तो जब पूरी टीम ने मुझे देखा, डायरेक्टर ने मुझे देखा, तो उसने फिर मुझे बुलाया। तो उसने कहा कि समी, एक्चुअली वी डिसाइडेड कि हम रोल चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअली यू लुक्स लाइक यू नो गुड पुलिस ऑफिसर। तो फिर यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किए गए। वो एक्सप्रेशन फिल्म में हमेशा जब आप डायलॉग डिलीवरी में आप एक्सप्रेशंस देते हैं ना, दिस मैटर्स। तो वो मेरे लिए काफी फख्र की बात है कि इतने बड़े सेट में मुझे सराहा गया, मुझे और समी, ये अप्रिशिएट बड़ी किया गया। इंटरेस्टिंग और बात मुझे भी है कि आप जाएं मौके पे किसी और किरदार के लिए और आपको किसी और किरदार के लिए इंतखाब कर लिया जाए, तो ये मौके पे अगर आपका माइंड, अगर आप माइंड चेंज कर सकते हो ऑन सेट अपनी प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम का, दैट इज़ रियली गुड। लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, और अगर हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपने यहाँ पर काम किया, कितनी देर यहाँ काम करते रहे, ओमान इंडस्ट्री के साथ कितनी देर से आप एफिलिएट हैं, और जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, खासतौर पे कामयाबी को देखते हैं, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ पर ये टैलेंट मौजूद था, वहाँ पर किस तरह से आपको मौके मिले, नहीं मिले, और अब जब आप काम कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, आप जैसे बड़े नौजवान आपके ही एरिया से, दे आर टैलेंटेड टू एंड दे वांट टू वर्क लाइक जैसे आप काम कर रहे हो? जी जी, मेरा जैसे ताल्लुक सूबे बलूचिस्तान कोयटा एक पश्तून कबाइल से है। तो मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में मुझे सिर्फ एक मौका मिला 2013 में, जब मैं पढ़ रहा था इस्लामाबाद में। वहां पे मैं उस्ताद मोहतरम शकील अदनान हाशमी के साथ मुझे पीटीवी के लिए मुझे एक छोटा सा किरदार, बहुत छोटा सा किरदार दिया गया, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। अबलाग से मैं मुंसलिक था, मास कम्युनिकेशन से मैंने मास्टर्स की है, तो मुझे बहुत शौक था। मगर आपको पता है ये ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नोबडी गिव यू इजीली चांस आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। और फिर मैंने काफी कोशिश की पाकिस्तान में, और मैं काफी न्यूज चैनल्स में एक छोटे प्रोग्राम भी की। एक्चुअली जो एक्सेंट हमारा है वो बलूचिस्तान कोयटा से, वो पश्तून एक्सेंट है। वो पश्तून एक्सेंट शायद उनको वो एक प्रोग्राम्स में मैं नहीं चल पाया, वो मेरी एक्सेंट की वजह से। मगर फिर वहां पे मैंने जो है डिमोटिवेट नहीं हुआ, और मैंने जो है हिम्मत नहीं आ रही, मैं फिर डायरेक्शन फील्ड में आया। शौक मुझे स्क्रीन पे आने का बहुत पहले से ही था, तो मैं डायरेक्शन फील्ड में आया। फिर 13 में मुझे मौका मिला ओमान आने का, यहाँ पे हमने एक छोटी सी फिल्म की। तो फिर वहां से सिलसिला जारी हुआ। यहाँ पे जिन स्पॉन्सर्स के साथ था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है शाहिद अल बलूशी, वो मुझे लेके आए। तो यहाँ की इंडस्ट्री में जब मैं इन हुआ, मैंने 2-3 फिल्म्स किए, शॉर्ट फिल्म किए, वहां मुझे अवार्ड मिला। मैं बताता चलूं कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट फिल्म की, ओमान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अवार्ड मिला गया, जो मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया था इनके लिए कि चरवाहा का बेटा चरवाहा नहीं बनेगा। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो मैंने सहरा में, मैंने वहां पे जो है एक रूरल एरिया में शूट किया, और उसको जो है मैंने एक प्रॉपर कंटेंट में यहाँ पे पेश किया, जिसमें मुझे अवार्ड दिया गया। तो वहां से ये सिलसिला जारी हुआ। जो आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर कर रहे हैं ना, इस सक्सेस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते चले जाएं तो आपको मौके भी मिलते हैं। आपको बाज़ औक़ात सरहद पार भी जाना होता है, मुल्क छोड़ना होता है, अपना इलाका, अपना कबीला, हर चीज़ छोड़नी होती है। अब आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये तो माशाल्लाह एक कामयाब मूवी है, साउथ इंडियन रास्ता, और लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, रिव्यू भी आ रहा है,
लेकिन ऑब्वियसली जब एक प्रोजेक्ट अच्छा जाता है फिर आगे प्रोजेक्ट करने का भी होता है कि अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक आपके फैंस जो है वो आपको देख सकेंगे इन फ्यूचर? डेफिनेटली क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिन पहले मुंबई से भी एक डायरेक्शन टीम आई हुई है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए, टीवीसी के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। That's really good. और मगर मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री में अपने मुल्क में ही काम करने का मुझे मौका दिया जाए, कि मैं अपनी खिदमत वहां पे सरअंजाम दूं। दैट इज माय बिग ड्रीम कि मुझे वहां पे मौका दिया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह समीर, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम और हमारा लॉलीवुड जो है वो ऐसे टैलेंट को यकीनी तौर पर उनसे मिस नहीं होगा, और इस मूवी के बाद खास तौर पे आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रह के काम करने का मौका जरूर मिलेगा। समीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और ऐसा टैलेंट जो है यकीनी तौर पर हमारा प्राइड है, जो कि पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर रोशन कर रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमने बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारे शो कंडक्ट किए इस हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त स्मोक का मसला जो है वो आज नया तो नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन हर दफ़ा हम इससे लड़ने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं उठा पाते। फॉर द टाइम बीइंग कोई ना कोई हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, आर्टिफिशियल रेन का इस दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए हवा में मौजूद आलूदगी जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने इसी के ज़ेर असर जो है वो एक फैसला किया है, ई बाइक्स का ऐलान किया गया है। ना सिर्फ ई बाइक्स बल्कि ई रिक्शास भी, और फिर ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ का ऐलान किया गया है जो कि बिला सूद दी जाएंगी। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो उसका ऐलान तो कर दिया गया है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये किस तरह से इस पर अमल पैरा हुआ जाएगा, इस प्रोजेक्ट का कितना टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, आम आवाम तक की फैसिलिटी कब तक पहुँच पाएगी, और स्मोक फ्री बनाने के लिए हमारे इन्वायरमेंट को, खासतौर पर लाहौर को जिसको दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आम लेमैन भी इस बारे में सोचे कि किस तरह से ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्विच करेंगे तो शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, आगे से आगे जा रहा है। तो ये जो पेट्रोल है इसको भी ये मसला जो है मेरे ख्याल से वो भी ई बाइक से काफ़ी हद तक हल हो सकता है। खैर, सारी सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। अली चौधरी पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हम उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहले तो हमें ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने एक ऐलान कर दिया ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ का, ई बाइक्स का, ई रिक्शे का, तो आवाम तो आपको पता है ऐसी बातें सुन के एक्साइटेड भी हो जाती है, मासूम सी हमारी पब्लिक है, खुश भी हो जाती है। अब आप ये बता दें कि खुशी वाकई ऐसी है, यह वादा ऐसा है जो वफा हो जाएगा क्या? ये जो ऐलान किया है दरअसल ये ऐलान है क्या, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मिल सकेगा आम पब्लिक को? जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है ये ऐलान किया है कि जिसमें ई बाइक्स की तरफ जो है वो ई व्हीकल्स की तरफ आवाम को ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ई व्हीकल जो है वो इको फ्रेंडली होती है, उनके अंदर से कार्बन नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। तो जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि ख़वातीन को ई इलेक्ट्रिक से जो स्कूटीज फराहम की जाएंगी, स्टूडेंट्स को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक फराहम की जाएंगी, और ज़रूरतमंद जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे फराहम किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जेब पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लागत उनकी कम आती है, जबकि उसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है। यही वजह है कि ये ऐलान किया गया है, जिसके ऑर्डर्स भी जो है वो मुतल्लिका कंपनीज को जो है वो दे दिए गए हैं कि जैसे ही ऑर्डर जो है वो फुलफिल होकर सामने आएंगे उसके बाद जो है वो इनको आवाम के किया जाएगा। अच्छा, मैं भी इस वक्त शोरूम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे दाएं जानिब। अच्छा अली, मैं आपसे ना ये पूछना चाहती हूँ, देखें साथ साथ सवाल भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि आम पब्लिक की सारी चीज़ें जो है ना वो जानना चाहती है कि अभी आप जहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि ई बाइक्स बना रही हैं। आप जहाँ मौजूद है वहाँ पर क्या ई बाइक्स की अवेलेबिलिटी अभी है? क्या आवाम में इतना शऊर है कि बगैर इस ऐलान के भी वो स्विच करे? क्योंकि देखिए आवाम को कन्विंस करना एक मुश्किल टास्क है ना, उनको कहना कि भाई ये बाइक मत लो, ये ले लो, इसमें बैटरी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी कॉस्ट बचाएगी, पेट्रोल महंगा है तो कोई मसला नहीं। ये कहाँ अवेलेबिलिटी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ना मैक्रोड रोड का इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर बाइक्स का काम किया जाता है। मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखकर जो है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि अवाम अब जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, उसके साथ साथ एक नॉर्मल बाइक में जहाँ पे पेट्रोल यूज़ होता है वहीं पे इंजन ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, चैन गियर रीसेट भी इस्तेमाल होता है, जबकि उसके इंजन का भी एक अलग से मेंटेनेंस का खर्चा होता
होता है, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर सिर्फ जो है वो आपको चार्जिंग करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल यूज नहीं होता, कोई चैन ग्रा रीसेट यूज नहीं होता, सिर्फ एक बैटरी यूज होती है जिसकी मेंटेनेंस आपको बहुत ही मिनिमल से खर्चे के साथ करनी पड़ती है। अवाम भी जो है वो अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। यही वजह है कि हमें शाहराहों पर, लाहौर की शाहराहों पर जो है वो खवातीन बिलखसूस जो है ये स्कूटीज इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, जबकि अक्सर मकामात पे अब जो डिलीवरी पर्सनस हैं उनकी जानिब से जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स को यूज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर एक नॉर्मल बाइक 1 लीटर पेट्रोल के अंदर को 70 किलोमीटर मैक्सिमम जो है वो ट्रैवल कवर करती है, तो इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के बाद जो है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर जो है वो चल सकती है। और ये 3 घंटे की चार्जिंग जो है वो सिर्फ जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपए के दरमियान जो है वो की जा सकती है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है और लोग जो है वो अब इसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। खासकर जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनके राइडर्स बहुत बड़ी तादाद में अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो आपके बजट को जो है वो बेहतर बनाने के लिए अच्छा, ये वाली बात बड़ी अच्छी है आपकी कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कितनी महंगी है, गाड़ी, पेट्रोल, ये सारे, और ऊपर से हम बात करते हैं स्मोक फ्री करने के लिए, तो ये ई बाइक्स हो गई, ई स्कूटीज़ हो गई, या आपके माहौल को स्मोक फ्री करने में भी आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। स्कूटी के फीचर्स क्या क्या है? क्योंकि मुझे लगता है ख़वातीन आजकल बड़ा इंटरेस्ट भी ले रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि राइट लेफ्ट आपको काफ़ी ख़वातीन चलाती दिखाई भी देती हैं, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ज़रा पब्लिक को खासतौर पर ख़वातीन को बताएं। अच्छा, अगर मैं इस स्कूटी की बात करूं जो कि खवातीन के लिए बिलखसूस जो है वो डिजाइन की गई है, तो इस स्कूटी के ऊपर सबसे पहले तो हमें एक डिजिटल मीटर नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी जितनी बॉडी है वो तमाम बॉडी जो है प्लास्टिक की बनाई गई है। ये चार्ज होती है, इसका वेट इंतहाई कम है क्योंकि इंजन का जो वेट इससे रिड्यूस कर दिया गया है, चेन ग्रारी सेट का वेट इससे रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक बैटरी है, 2 पहिए ऊपर जो है वो एक बॉडी रखी गई है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफी लो है। इसके साथ एक चार्जर मिलता है, इसको 3 से 4 घंटे जो है वो चार्ज किया जा सकता है घर में किसी भी सॉकेट के जरिए। कोई खास जो है वो आपने कोई सॉकेट नहीं लगाना, किसी भी सॉकेट के जरिए जो है उसको चार्ज किया जा सकता है। 3 घंटे तक ये स्कूटी चार्ज होगी, उसके बाद जो है वो 80 किलोमीटर तक इसको ड्राइव किया जा सकता है। इसकी अगर मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करूं तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से कम रखी गई है। 70 से 80 के दरमियान जो है वो फी घंटा जो है ये ट्रेवल कर सकती है। इसके टायर जो है वो इंतहाई यूनिक और ट्यूबलेस टायर इसके बनाए गए हैं और आम स्कूटर की निस्बत जो है वो काफी ये जो है वो खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। इसके कलर जो है वो बहुत मुख्तलिफ कलर के अंदर ये आई है, धुआं ये नहीं छोड़ती कर रही है। ये कलर बहुत प्यारा है और ना स्टाइल बहुत प्यारा है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं ना तो आप देखते हैं कि शेप कैसी होनी चाहिए, वैसे ये काफी देखने में क्यूट भी लग रही है और गर्लिश टाइप वो फील दे रही है। ऑल दो आपके राइट लेफ्ट सारी बाइक्स मौजूद है, जरा कंपैरिजन करें बाइक्स का भी, क्योंकि एक तरफ आपकी बाइक मौजूद है वो जो कि रेगुलर बाइक है और एक वो जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इसका भी कंपैरिजन करें कि ये किस तरह से क्या क्या फीचर आपको दे रही है। अच्छा, अगर मैं अपने दाएं तरफ ये इलेक्ट्रिक बाइक क्योंकि मौजूद है, अगर इसकी सबसे पहले बात करूं तो इसके नीचे जहां पे इंजन किसी नॉर्मल बाइक का होता है, यहां पे इसकी बैटरी लगाई गई है। इसी बैटरी को जो है वो चार्ज किया जाएगा, तकरीबन 3.5 घंटे तक इसे चार्ज किया जाएगा और उसके बाद इसको 80 से 90 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। अगर इसकी हम बाकी ओवरऑल बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी जो है मुकम्मल एक आम बाइक की तरह ही बनाई गई है ताकि अगर कोई नया शख्स इसे यूज करता है तो उसे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील ना हो। लेकिन एक जो खास बात इसके अंदर है कि इसके अंदर जो है वो चैन ग्रारी सेट मौजूद नहीं है, जो कि इसके वेट को भी काफी रिड्यूस करता है। अगर उसके साथ साथ मैं एक नॉर्मल बाइक की बात करूं जो कि मेरे बाएं जानिब यहां पे मौजूद हो, तो इस नॉर्मल बाइक के नीचे जो है वो आपको यहां पे इंजन दिखाई दे रहा होगा। इंजन के ऊपर कार्बोरेटर भी मौजूद है, नीचे इंजन ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजन ऑयल के इस्तेमाल की वजह से यहां पे सिलेंसर भी लगाया गया है जिसमें से जो है वो कार्बन रिड्यूस निकलता है, यहां से कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि स्मोक की एक वजह भी बनता है। उसके साथ साथ ये टैंकी टाबों के अंदर जो है वो बाकी जो है वो इसका सिस्टम वगैरह लगाया गया है, छोटी बैटरी रखी गई है। ये एक नॉर्मल बाइक है, टंकी के अंदर फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डलता है, बाकी तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इंजन की जगह जो है वो इसके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इस बाइक में जो है वो इंजन लगाया गया है। ये अच्छा अली, आप बार-बार एक बात कर रहे थे ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉकेट फ्रेंडली है, जरा प्राइसेस भी बता दें, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, अब चूंकि बहुत सारी कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई ना कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि ई बाइक्स दी जाएंगी बिला सूद कर्जों पे, तो इस वक्त प्राइस रेंज क्या चल रही है अगर आप आम बाइक की बात करें या ई बाइक की?
अगर हम आम बाइक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम स्कूटी की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो 1,65,000 जो है वो इस वक्त ये मार्केट में सेल में है, फरोख्त हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें जो कि नौजवानों में तकसीम करनी है तो 1,75,000 रुपए में जो है इसको जो है वो सेल किया जा रहा है। मेरे बाएं जानिब ये जो बाइक है ये इंजन वाली बाइक है जो कि आम बाइक है जो कि फ्यूल के साथ चलती है, लेकिन इसमें एक एडिशन ये किया गया है कि इसके साथ एक बैटरी भी लगाई गई है कि अगर कहीं पे आपका फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बैटरी पे। 2,10,000 रुपया जो है वो इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि बाकी कंपनीज की निस्बत या फ्यूल की प्राइस की निस्बत जो है वो काफी इस वक्त हमें डिफरेंस उसका दिखाई तो दे रहा है। लेकिन कंपनी ये क्लेम करती है कि क्योंकि आपने इसको पेट्रोल से यूज करना है तो आपकी जेब पर जो है ये बोझ बरकरार रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर तो आप इलेक्ट्रिक बाइक यूज करती हैं तो इसकी मेंटेनेंस इंतहाई कम दामों होती है। इसके अंदर जो है वो पेट्रोल यूज नहीं होता, ऑयल कोई यूज नहीं होता, सिर्फ बिजली पे जो है वो आप इसे इस्तेमाल करते हैं। बिजली के भी इंतहाई कम यूनिट जो है वो इसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुझे लास्ट ये बता दें कि आप क्योंकि स्कूटी के पास ही खड़े हैं और आप स्कूटी के पास ही खड़े हैं और कुछ खवातीन के बड़े इंटरेस्ट होते हैं ना, अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मेरा होता है कि यार मैनुअल नहीं होनी चाहिए, ऑटो होनी चाहिए, क्योंकि ऑटो होगी तो लड़कियों के लिए गाड़ियाँ चलाना जो है वो आसान हो जाता है। आप बताएं कि स्कूटी के फीचर्स में सुना ये है कि यहाँ पर मतलब रेस है और ब्रेक है, जो गियर चेंज करने वाला मामला है ना वो आपको पता है मैनुअल में खवातीन को बड़ा मसाइल होते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो इसमें सुना है कि ये फीचर भी ऐड है, इस हवाले से भी कुछ बताएं हमें। अजी अगर मैं इसके मजीद फीचर्स की बात करूं तो जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनके अंदर गियर सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका इंजन ही वहां पे नहीं होता, तो उस वजह से उसके गियर का भी जो है वो उसके अंदर एहतमाम नहीं होता। अगर स्कूटी की मैं बात करूं तो ये मेरे दाएं तरफ जहां में मेरा हाथ है इसको जो है वो रेस है, ये अगली ब्रेक है और ये जो है वो पिछली ब्रेक बनाई गई है। आपके पाँव जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। आम बाइक्स में जो है वो पाँव का इस्तेमाल भी किया जाता है, दाएं तरफ जो है वो ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, बाएं जानिब जो है वो आप जो है वो गियर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये स्कूटी और इस समय जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो गियर फ्री हैं। उसके अंदर ऑटोमेटिक गियर है और स्पीड के साथ साथ गियर खुद ही जो है वो अपग्रेड होते जाएंगे और स्पीड जैसे ही रिड्यूस होगी तो गियर भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तमाम इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो गियर फ्री है, उनके अंदर गियर ऑटोमेटिक है, लेकिन जो मैनुअल बाइक्स है उनके अंदर जो है वो गियर मौजूद है। और यही जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पाँव जो है वो ड्यूरिंग ट्रेवल बिल्कुल फ्री है। आपने सिर्फ अपने हाथों से काम लेना है, दाएं तरफ आपकी रेस होगी, बाएं तरफ आपकी ब्रेक होगी, आप बहुत ही फ्रीली और फ्रीक्वेंटली जो है वो अपना बासानी सफर तय कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अली मैंने लास्टली आपसे पूछनी है कि ऑल दो के हुकूमत पंजाब ने तो इसका अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन उससे पहले चूंकि आपके साथ यहाँ पर ख़रीदार भी गालिबन मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, इस अनाउंसमेंट से पहले भी जो लोगों की बाइंग है क्या वो इस हवाले से चेंज हुई है कि लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया ऑलरेडी? क्या इनके ये जो बेच रहे हैं बाइक्स, इनसे ज़रूर पूछेगा इस हवाले से कि इनका इस वक्त क्या रेशो चल रही है। क्या लोगों ने इस अनाउंसमेंट से पहले ही ये माइंड बनाना शुरू कर दिया कि नहीं चले हम एक काम करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पे स्विच करेंगे? जी मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं जो कि जिनकी ये शोरूम है। बेसिकली मैं उनसे पूछता हूँ, सर मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आपके शोरूम में हैं, हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि बिला सूद फराहम किया जाएगा, मुझे बताइएगा क्या लोगों का पहले से ही माइंड बन रहा था इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आने को? क्या रेशो देख रहे थे? हाँ काफ़ी, हम तो बहुत बेच रहे हैं इनको, मतलब कस्टम तकरीबन यही मांगते हैं। हमारे पास तो स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये जो स्कूटी ये चाइना से आती है तो वो टाइम लगता है, तो फिर उनको टाइम देते हैं, फिर वो टाइम के बाद फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद ये आती हैं, तो वो पहले से बुकिंग होती है हमारी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अब तो हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि शहरियों को बिला सूद फराहम की जाएंगी, उसके बाद कोई आपकी सेल के अंदर कुछ फ़र्क हुआ है, ज़्यादा या कम के शहरियों ने? अभी तो कोई हमारे पास तो इस तरह का कोई मतलब नहीं आया, लेकिन हमारी सेल अल्लाह के फजल से ठीक है। अच्छा अली, इनसे ये भी पूछे कि कंप्लेंट्स क्या क्या आती है, क्योंकि ये सवाल जो है ना बड़ा वैलिड है। आम आवाम ये इमेजिन करती है कि अगर हम ये बाइक खरीदते हैं तो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, जैसे दूसरी बाइक होती है, उसके काम शाम भी हो, टेक्निकलिटीज़ भी हो। तो आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऑटो शॉप्स मौजूद है जहाँ पे जाके रिपेयर कराया जा सकता है। कंप्लेंट्स के हवाले से बताएं कि कोई कंप्लेंट भी आती है कंपनीज़ की तरफ से या जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से? अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को सेल तो कर रहे हैं, लेकिन एक आफ्टर सेल सर्विसेज का भी काम होता है जिसके अंदर कंप्लेंट्स वगैरह भी अक्सर कस्टमर्स की तरफ से या कंपनी की तरफ से आती है। वो बताइएगा किस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं और कैसे उसको हल किया जाता है? बस वो ना कि ज़्यादातर तो होता है कि लोगों को पता नहीं होता है इसका यूज़ करने का, वो इसको गलत यूज़ कर देते हैं, तो वो बैटरी पर असर पड़ जाता है। तो वो फिर हम वो कंपनी को कॉल करते हैं, उनका नुमाइंदा आता है तो वो ठीक करके चला जाता है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हर्डल कोई नहीं होती इसको, इसकी मेंटेनेंस में जगह जगह पे
बने हुए पॉइंट्स ऐसे कि जहाँ पे इनको रिपेयर करवाया जा सकता है, कोई मैकेनिक शॉप्स इस वगैरह? वक्त तो वो कंपनी के बशिंदे हैं, वो आते हैं, उनको जहाँ भी कॉल करो वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो वो ज़्यादातर मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक का मसला होता है। अच्छा सर, आम बाइक्स का जो है वो तकरीबन 3 साल की इंजन वारंटी होती है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की कितनी कंपनी वारंटी है? 6 माह की 6 माह की दे रहे हैं। 6 माह अच्छा, के अंदर कोई अली- मसला पड़ जाए तो वो कंपनी जिम्मेदार है। अच्छा अली, ये भी पूछे ज़रा कि अगर हम स्कूटी की बात करें या ई बाइक की बात करें तो चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, ज़रा इस बारे से भी पूछे। और इनसे ये सवाल करने के बाद जो पीछे पिंक कलर में लड़का खड़ा हुआ है ना, वो बार बार जो ही रियली वांट्स टू कम ऑन स्क्रीन, ज़रा उससे भी कोई सवाल कीजिएगा। अच्छा ऐसा मुझे बताइएगा कि इसकी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है, कितना वेट जो है ये बर्दाश्त कर? ये तकरीबन 2 आदमी आराम से चला सकते हैं, एक ड्राइवर और एक उसके पीछे जो बैठते हैं, जो आम रूटीन में मोटरसाइकिल चलती है ना, ये भी वही चीज़ है। जी वेट वाइज और कैपेसिटी वाइज तो ये बिल्कुल बराबर है एक आम बाइक के, लेकिन इंजन इसमें नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हाँ, हैं, इस यहाँ पे नौजवान आए हुए से लाल बात करें। जैकेट उन्होंने बड़ी खूबसूरत पहनी है। मुझे बताइएगा मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेने आप यहाँ पे आए, उनको देखने यहाँ पे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आए, क्या करने हैं? मैं तो यहाँ पे नहीं होता, मैं ना साधु दुकान पे होता, वो भी आए नहीं है, ज़्यादा यही होते हैं यहाँ पे, ये दूसरे भाई होते हैं वो भी तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को? एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, तब्दीली है हमारे मुआशरे के अंदर की, इको फ्रेंडली। तब्दीली तो है, लेकिन इसका ये मसला है, ये रास्ते में जाते टेप इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो वो अभी तक इसे मुझे के पास भी इसका चार्जिंग नहीं आया हुआ। वो मसला हो सकता है, रास्ते में जाते टेप भी बैटरी इसकी खत्म हो जाते, वो फिर पैदल ही बंदा ले जा सकता है। हाय, जी बिल्कुल, ये पैदल- बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हाँ, आम बाइक that's का the तो point. एक ये इशू है कि अगर पेट्रोल कहीं पे खत्म होता है तो आप पेट्रोल पंप से उसको रिफ्यूल करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो ऐसा अभी तक निज़ाम नहीं आया है कि अगर आपका रोड पे कहीं पे इसकी बैटरी खत्म होती है तो आप इसको कहीं से भी फ्यूल इसका जो है या इसकी बैटरी जो है वो अली, आप चार्ज बिल्कुल करवा ठीक लें। कह आप रहे हैं। उसके इस लिए बच्चे से अपने बात घर में करने का उसका मकसद भी ये था कि एक जो आम रिव्यू जो है ना, एक आम पब्लिक का रिव्यू वो यही दे सकता था कि अब हर जगह पेट्रोल फिल कराने के लिए पेट्रोल पंप तो मौजूद हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं तो आपके रोड साइड पे इलेक्ट्रिक करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। मतलब हमें इक्का दुक्का शायद वो भी किसी को नहीं पता होगा कि चार्जिंग स्टेशंस मौजूद होंगे, या पेट्रोल पंप्स पे ही अगर चार्जिंग स्टेशंस होते हैं तो भी आवाम के लिए आसानी हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव भी हुकूमत पंजाब को लेने चाहिए, अगर ये इनिशिएटिव लिया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो स्मोक फ्री करने के लिए माहौल दोस्त इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपने पूरे शो में ये जो सेगमेंट था खास तौर पे कि अगर इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए और आपको भी इसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।